हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर मैं ला चुकी हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को समझेंगे। तो संधि स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, बट संधि को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना जरूरी है वर्णों को, स्वर व्यंजनों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे वर्ण। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किया जा सके, यानी जिन्हें न तोड़ा जा सके, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, यानी 44। हिंदी बाल पोथी में 49 रहती है और देवनागरी हिंदी लिपि में होती है 52। वर्ण के भेद होते हैं दो तरह से, आपने देखे होंगे, स्वर और व्यंजन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्वर होता है क्या, समझेंगे सबसे पहले। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में यह संख्या होती है 11, जबकि मात्राओं की संख्या होती है 10, क्योंकि ए की जो मात्रा होती है वो मात्रा में नहीं गिनी जाती है। तो यहाँ पर ए बिना मात्रा का वर्ण है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिना मात्रा का वर्ण कौन सा है, तो आप आंसर देंगे ए। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ में आप देख सकते हैं किस तरह से मात्राएं दे रखी हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने किसी भी नोट पैड में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ऐतिहासिक गलत है या ऐतिहासिक सही है। तो देखिए, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक की मात्रा एक ही होती है और वो होगा सही एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऐतिहासिक होगा, ना कि ऐतिहासिक। डबल मात्रा आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ए में मात्रा एक है, आई की मात्रा कैसी है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये सही है ऐतिहासिक। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्वर के भेद दो होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर समझेंगे जो कि 4 होते हैं, ए, ई, उ, री, लघु, मूल, रूढ़, ठीक है। इनका नाम भी ये भी बोल सकते हैं कि लघु स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, या रूढ़ स्वर कौन से हैं। तो आप देंगे आंसर 4, ए, ई, उ, री, ठीक है। अ, ई, उ, री, समझ गए। दीर्घ स्वर में होता है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बोलने में और मात्राएं बड़ी होती हैं, जैसे आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 होते हैं। दीर्घ स्वर ना बोल करके इन्हें बोल सकते हैं गुरु स्वर, संधि स्वर या यौगिक स्वर, ठीक है, समझ गए। नोट यहाँ पर आपको करना है, ह्रस्व स्वर संस्कृत में होते हैं 5, जिसमें री भी जुड़ जाता है री के साथ में, और दीर्घ स्वर संस्कृत में होते हैं 8, यानी एक एक मात्रा, एक एक स्वर बढ़ जाता है संस्कृत में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक ये वाला री होता है, बड़ा जो री होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये यहाँ पर नोट डाउन करने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपको बोलना है 5, और संस्कृत में दीर्घ स्वर होते हैं कितने, 8, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहले समझेंगे ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय, यानी बहुत कम समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक इकाई के बराबर समय लगता है, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हें लघु स्वर, मूल स्वर या रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर वे जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता है या समय लगता है, 2 इकाई के बराबर समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आप बोल करके देखिए, ए बोल रहे हैं, एक आ बोल रहे हैं, समय किस में लग रहा है, आ में ज्यादा लग रहा है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। ये संख्या में 7 होते हैं। इन्हें गुरु स्वर, संधि स्वर, यौगिक स्वर भी कहा जाता है। अब समझेंगे, ये तो स्वर की बात हो गई, अब समझेंगे हम व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसी भी व्यंजन को आप उठाकर देख लीजिए, अगर हलंत नहीं है तो उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, ये संख्या में 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। अगर आप बिना स्वर के लिख रहे हैं तो हलंत लिखेंगे, अदरवाइज आप स्वरों को जोड़ करके उसे पूरा लिख सकते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक होता है, क, ख, ग, घ, घ, क, ख, घ, घ, न, च, च, झ, झ, न, ट, ठ, ध, ध, न, प, फ, भ, व, म, ठीक है। तो ये हो गए 25। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ यानी अंदर की ओर से आवाज आ रही है, य, र, ल, व। आप देख पा रहे होंगे, अगर बोल रहे होंगे तो गले के अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए ये बोलते हैं इन्हें अंतस्थ व्यंजन, जो कि होते हैं 4। और ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें थोड़ी ऊष्मा का संचार करना पड़ता है हमें बोलने में, जैसे श,
श, स, ह, इनमें थोड़ा सा हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, अपनी शक्ति देनी पड़ रही है, इसलिए इन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ये भी होते हैं 4। तो टोटल मिलाकर के हो गए आपके 33, 25 और 8 33। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले समझेंगे हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें आपको बोलने में जो आपके मुख के 2 कोई भी पार्ट है ना, वो जुड़ रहे हैं। प, फ, ब, भ, म, त, थ, ध, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। जो भी आप बोल रहे हैं, आपकी जीवा कहीं ना कहीं मिल रही है, आपके होठ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पर्श करते हैं कोई भी 2 पार्ट, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में 25 होते हैं। इन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, क में देखिए क, ख, घ, घ, ण, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ढ, 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 न, त, ध, ध, न, न, प, भ, भ, न। तो यहाँ पर देखिए कई बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर लास्ट में देखिए क, ख, ग, घ, ये है अण। क्या बोलेंगे इससे? अण। च, छ, झ, झ, ये क्या बोलेंगे? ये। ट, ढ, 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 न, न, ट, ढ, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उच्चारण भी आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप संजय आपको अभी तक करेक्ट लगता आ रहा होगा, बट अगर आपको वर्तनी की दृष्टि से अगर ये संजय मिल जाता है अनुस्वार वाला, तो ये गलत होता है। संजय इस तरह से लिखा जाता है य के साथ में, स, य, ज, य, ये सही है। संतोष में भी न लिखा रहता है, पर आजकल आधुनिकता के तौर पर इन सभी को भूलते जा रहे हैं और इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। बट एग्जाम में आपको यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध यहाँ पर ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। देखिए, पंचांग जो है, पंचांग को इस तरह से लिखते हैं प, य, च, न, ग। ये SI 2011 में भी आ चुका है और कई बार एग्जाम में आगे भी आ चुका है। तो देखिए, ये इस तरह से आपको देखना है ध्यान से कि आपको इस तरह से ना लिख करके, इस तरह से आप लिखने के तौर पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं अनुसार वालों को। बट अगर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको कहीं लिखना है या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो पंकज ये सही नहीं है, पंकज को इस तरह से लिखा जाता है, बट इसे ईजी फॉर्म में करने के लिए अनुस्वार लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा स्पर्श व्यंजन को। अगला हम अगले वीडियो में समझेंगे अब, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, एक साथ में इतना पढ़ना मुमकिन नहीं है। आप पहले जो पढ़ाया है वो उसे ध्यान दें, उसे पढ़ें, लिखें और समझें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और साथ ही आगे के पार्ट भी पढ़ेंगे वर्णों से संबंधित। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। आपको इसका नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णों को समझना। हम आगे पार्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले संधि, देन समास पढ़ेंगे। तो होप्स तो आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है और आपके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बजाय इसके आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आपके एक भी क्वेश्चन आगे से अब गलत नहीं होने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। तो यही लेवल पे नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। ठीक है, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।